और यू स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं सीबीएसई का सैम्पल पेपर सोशल साइंस के एमसीक्यूज। सेक्शन ए में आपके 1 से 20 लेकर एमसीक्यू होते हैं, 1 मार्क के होते हैं, मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो आज हम करेंगे एमसीक्यू वाला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द एक्ट गिवन बिलो। द एक्ट वॉज पास्ड बाय द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. It gave power to the government to repress political activities. It empowered the government to detain political prisoners without trial. देखो स्टूडेंट्स, सीबीएसई में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि 50% के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं। तो आपको तैयार रहना है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आइडेंटिफाई वाले, है ना, या फिर मैचिंग वाले, है ना, या फिर लोकेट करो कहाँ इस मैप में कहाँ पे मिलेगा ये हमारा, मतलब ये ऐसे टेक्नोलॉजी पार्क हो गया, कोल माइन, आयरन माइन ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आ रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके इस बार ज़्यादा आ रहे हैं आपके इस बार सेशन में। तो आइडेंटिफाई द क्रॉप या फिर आइडेंटिफाई द एक्ट, हिस्ट्री में एक्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा और इनकी तैयारी करनी है। तो अब देखो, इन 3 क्लूज अब क्या देखेंगे, ये 3 हिंट हैं। अब 3 हिंटों के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा एक्ट था। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, दूसरा है वर्नानुकल प्रेस एक्ट, तीसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फोर्थ है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। देखो, 3 क्लूज के आधार पर समझो इसको क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि एक एक्ट है जिसमें मतलब जो अधिकारियों को ये इतनी पावर थी कि वो किसी भी मतलब जैसे लग रहा है कि ये क्या है कि कोई ये हमला करने वाला है तो उसको बिना ट्रायल के, बिना किसी मतलब उसकी ट्रायल के उसको जेल में डाल दो 2 सालों के लिए, है ना। और ये जो लॉ है वो किससे पास हुआ था, इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखो, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है हिस्ट्री का, जो कि नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें यह एक्ट दिया गया है साफ साफ, है ना। तो उसी के आधार पे क्वेश्चन आपका आया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा रॉलेट एक्ट, क्योंकि रॉलेट एक्ट ही ये दावा करता था कि अगर पुलिस वालों को लग रहा है कि कोई व्यक्ति हमला करने वाला है तो उसको बिना ट्रायल के 2 सालों तक के लिए जेल में डाल सकते थे और उसको सजा भी दे सकते थे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एक्ट है, कौन सी क्रॉप है ना। क्रॉप वाले क्वेश्चन भी आएंगे आगे, हम देखते हैं आगे बढ़कर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए रॉलेट एक्ट आपका सही हो जाएगा। ओके, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है, विच प्लेस इन इंडिया हैज एन आर्टिफिशियल लेक टू कंजर्व वाटर दैट डेट्स टू 11th सेंचुरी। यानी कि इसमें आपको बताना है कि इस इंडिया में कौन सी जगह है जहाँ पे आर्टिफिशियल यानी कि मानव निर्मित झील बनी हुई है, यानी कि आर्टिफिशियल लेक का मतलब वहाँ पे वाटर कंजर्व है। यानी कि एक ऐसी जगह कहाँ है इंडिया में जहाँ आर्टिफिशियल लेक में वाटर है, 11 सेंचुरी से लेकर अब तक भी है, यानी कि अभी तक वो एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपको याद होगा तो वाटर रिसोर्सेज में एक टॉपिक है डैम्स, यानी कह सकते हो एंशियंट स्ट्रक्चर्स ऑफ डैम्स का टॉपिक में ही लिखा हुआ है कि भोपाल एक ऐसी जगह है जहाँ पे 11 सेंचुरी से लेकर अब तक करंट तक आर्टिफिशियल लेक बना हुआ है, यानी कि किसी आदमी ने इसको बनाया था और जो कि 11 सेंचुरी से लेकर अब तक प्रेजेंट है ना। तो आपको ये लॉजिकल क्वेश्चन था, आपको ये मतलब फैक्ट है एक तरीके से ये कि भोपाल हैज एन आर्टिफिशियल लेक टू कंजर्व वाटर दैट डेट्स टू 11th सेंचुरी, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी, भोपाल। ओके, ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, है ना। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है, रीड द डाटा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। हम देखो, ऐसे भी क्वेश्चन आपकी इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं कि आपको डाटा दे देंगे और डाटा के आधार पे आप क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये बताओ इसमें सबसे ज़्यादा किसका है परसेंटेज, सबसे कम किसका परसेंटेज है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो जाते हैं। लिखा हुआ है, कैटेगरी
लिटरेसी रेट पॉपुलेशन ये है, और ये रूरल चिल्ड्रन की शहर के जो शहर नहीं गांव के बच्चे 10 से 14 साल के बीच में उनकी मतलब रेंज में दे रखे हैं। और परसेंटेज रूरल चिल्ड्रन एज 10 to 14 जो अटेंड हैं कि जो स्कूल में जा रहे हैं। तो ये उनका दिया गया आपको डाटा, मेल एक तरफ फीमेल एक तरफ। ओके, अब क्वेश्चन पूछ रहा है एज पर द डाटा गिवन अबव हु हैज द लीस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट इन रूरल पॉपुलेशन, यानी कि डाटा के आधार बताओ कि सबसे कम लीस्ट यानी सबसे कम परसेंटेज किसकी है रूरल पॉपुलेशन में लिटरेसी रेट में, यानी कि पढ़ाई लिखाई में सबसे ज़्यादा किसकी है। तो जो साफ साफ दिख रहा है आपको लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन निकालना किसका है आपको, रूरल पॉपुलेशन का। अब देखो उसमें दो दे रखी हैं, एक रूरल पॉपुलेशन और दे रखा है रूरल चिल्ड्रन, लेकिन आप क्वेश्चन में किसका पूछा गया है, रूरल पॉपुलेशन की, यानी कि मेल फीमेल दोनों का। तो देखो सबसे कम किसका है, लिखा हुआ साफ साफ लिखा है लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन, कैटेगरी ये है। सबसे कम किसका है, सबसे ज़्यादा किसका है, मेल का, है ना। 76% किसका है, मेल का, साफ से लिखा हुआ है उसमें। और ओनली 54% किसका है, फीमेल का। तो सबसे कम किसका है, फीमेल ही का तो है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, फीमेल। इतना इजी क्वेश्चन, इसमें इतना इजी क्वेश्चन था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, टफ नहीं आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे आपके। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट पोटेंशियल मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू मिटिगेट द थ्रेट्स पोज्ड ऑन द टाइगर पॉपुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से आप एक्शन ले सकते हैं जिससे हम टाइगर यानी कि बाघ की जो पॉपुलेशन है उसको हम मतलब एग्जिट से बचा सकें, यानी कि ख़त्म होने से बचा सकें। तो फर्स्ट ऑप्शन है बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू द हैबिटेट्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। तो पूरा डेफिनेशन ही हो गई किसकी, वाइल्ड लाइफ की, कि हम क्या करें, बैन कर दें, बैन कर दें कि इसको शिकार करने को मना कर दें, या फिर ट्रेड यानी कि ऐसे कुछ करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी खाल को निकाल कर बेच देते हैं, तो ये सब बैन कर देते हैं। हाँ, तो ये एक टाइप का एक्शन ही हो गया ना, कि हम इस एक्शन से क्या कर रहे हैं, टाइगर पॉपुलेशन को बचा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, हाँ इसे हम कर सकते हैं लागू। ऑप्शन सेकंड कह रहा है प्रोहाइबिटिंग द विजिट ऑफ पब्लिक इनटू फॉरेस्ट एरिया, कि हम पब्लिक को फॉरेस्ट एरिया जाने ही ना दें। देखो ये तो गलत हो गया, क्योंकि फॉरेस्ट 3 टाइप के होते हैं, रिजर्व, अनक्लास्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब तीनों फॉरेस्ट में पब्लिक जाएगी ही नहीं, तो जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट पीपल हैं वो अपना घर, पानी, खाना कैसे चला सकेंगे। तो सेकंड वाला ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा, है ना, क्योंकि बहुत सारे जो इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है कि उसमें बहुत सारे पीपल हैं कि फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं। अगर वो फॉरेस्ट में ही मतलब बैन कर देंगे गवर्नमेंट, तो बहुत सारे जो पीपल है तो मर ही जाएंगे ऐसे ही, है ना। तो ऐसे तो लोग मर जाएंगे। तो ये दूसरा ऑप्शन तो आपका कट हो गया। तीसरा ऑप्शन देखो, इस्टेब्लिशिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। हाँ, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को या नेशनल पार्क्स को अपने इंडिया में मतलब कि उसको स्थापित कर दें, जिससे क्या होगा कि एनिमल्स जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होंगे या फिर जो ख़त्म होने वाले हैं उन नेशनल पार्क्स में, वर्ल्ड सेंचुरीज में रख सकें, जिससे उनको कोई हमला ना कर सके तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट हो गया आपका। ऑप्शन 4 क्या कह रहा है, कन्वर्टिंग फॉरेस्ट इनटू रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। हाँ, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि आप फॉरेस्ट को रिजर्व कर दें और उनको प्रोटेक्टेड कर दें, तो जिससे क्या होगा कि जो इनकी पब्लिक होगी तो ज़्यादा जा नहीं सकेगी फॉरेस्टों में, है ना। लेकिन आप सब कहोगे कि सेकंड ऑप्शन सही है कि हम पब्लिक का जाने बंद कर दें फॉरेस्ट में। देखो हमने बताया था आपको कि जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल, वो 3 पार्ट में बांटे गए हैं, एक रिजर्व्ड, एक प्रोटेक्टेड और एक सबसे कम अनक्लास्ड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड। तो अगर हम तीनों में पब्लिक का जाना बंद कर देंगे तो फिर जो पब्लिक यानी कि जो पीपल हैं जो फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट हैं केवल अपने खाने, पहनने, पीने के लिए, तो वो तो एक टाइम पर आके वो भी तो मर जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो कंट्री डेवलपमेंट है बढ़ेगी घटेगी, आप खुद सोच लो। तो एक टाइम पे आकर तो हमारी जो कंट्री डेवलपमेंट घट जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही तो है, बट
पब्लिक फॉरेस्ट एरिया में बहुत डिपेंडेंट है। अगर लिख देते हैं हम प्रोवाइडिंग द विजिट ऑफ पब्लिक इनटू रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया, तो एक टाइम पे आकर वो सही ऑप्शन हो जाता। लेकिन हम लिखते हैं फॉरेस्ट एरिया, अब फॉरेस्ट तो तीनों भाग में आ जाते हैं ना, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड एनक्लास्ड। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो 1, 3rd एंड 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो लिखा हुआ है 1, 3rd एंड 4th ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। लिखा हुआ है व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप came together to form the European Union, Dash was chosen as its headquarters। लिखा हुआ है कि जब बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारे देश यूरोप के आए एक साथ, तो उन्होंने एक यूरोपियन यूनियन बना लिया, यानी कि एक संगठन बना लिया यूरोप का। तो बताओ कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ चुना गया। तो ये क्वेश्चन आपका पावर शेयरिंग से क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए ब्रुसेल्स, पेरिस, लंदन, ज्यूरिख। तो उसका बहुत इजी आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स, है ना, क्योंकि बेल्जियम की कैपिटल भी ब्रुसेल्स है और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स है, आपको याद रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट नोट है ये, इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो बस इसका ऑप्शन नंबर ए करें, क्योंकि फैक्ट है, इसमें कुछ लॉजिकल तो है नहीं। ऑप्शन नंबर ए ब्रुसेल्स। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत ज़्यादा इजी भी है। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन मेजोरिटिज्म एंड पावर शेयरिंग, यानी कि कौन से दो या कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट ये बता रहा है कि मेजोरिटिज्म एंड पावर शेयरिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखो, Majoritism emphasizes the dominance of the majority community, while power sharing emphasizes the sharing of power among different groups। हाँ, ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसमें थोड़ी देर के अभी हम टिक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मेजोरिटिज्म emphasizes the need for conjugal building, while power sharing emphasizes the exclusion of minority groups। नहीं, ये तो गलत हो गया। कह रहा है कि जो मतलब जो मेजोरिटिज्म है वो एक कह सकते हो नीड होती है, ज़रूरत होती है एक बिल्डिंग बनाने की, यानी कि एक अपने कंट्री की डेवलपमेंट करने की। अगर दूसरी तरफ देखें तो पावर शेयरिंग क्या होता है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स का जो हिस्सेदारी होता है उसको ख़त्म कर देता है। तो नहीं, हम बताया था हमने, पावर शेयरिंग क्या होता है कि मेजॉरिटी तथा माइनॉरिटी दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट देता है। वो एक टाइम पे आकर तो माइनॉरिटी को ज़्यादा देता है और मेजॉरिटी को कम देता है ना। पावर शेयरिंग मतलब होता है पावर को अलग अलग कंस्टिट्यूशन बांट देना, है ना, सेंट्रल, स्टेट, लोकल या फिर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी ना। तो इस इशू कहते हैं पावर शेयरिंग। अगर हम मेजॉरिटी को कम ज़्यादा दे देंगे, माइनॉरिटी कम दे देंगे तो वो क्या जाएगा मेजॉरिटिज्म एक टाइप से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मेजॉरिटिज्म एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एगोमेटिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट वर पावर शेयरिंग एम्फसाइज द नीड फॉर मेजॉरिटी रूल। ये उल्टा कर दिया उन्होंने कि मेजॉरिटिज्म कहता है कि हमें माइनॉरिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए और पावर शेयरिंग कहता है कि हमें मेजॉरिटी को ज़्यादा देनी चाहिए। तो नहीं, मेजॉरिटिज्म का मतलब ही होता है, देखो मेजॉरिटिज्म मतलब होता है कि ऐसी कंट्री जहाँ पे केवल और केवल एक लैंग्वेज, एक रिलीजन या फिर एक कम्युनिटी का ही मतलब कह सकते हो दावा बोल वाला होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं उस कंट्री में। जैसे कि हम देखा श्रीलंका का एग्जांपल, श्रीलंका में क्या था सिन्हालास लैंग्वेज को कर दिया था ऑफिशियल। तो सिन्हालास लोग क्या कर सकते, मतलब कुछ भी कर सकते थे वो पूरी कंट्री में, है ना। वहीं तमिल, इंडियन तमिल, है ना, तो वो लोग क्या कर सकते थे कि वो लोग दबे हुए होते थे। वो लगता था कि हम लोग क्या कर रहे हैं इस कंट्री में, क्योंकि सारा पावर तो उनके पास चली गई सनहाला के पास, है ना। तो इसलिए ऑप्शन सी, बी ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन डी देखो क्या कह रहा है मेजॉरिटिज्म एम्फसाइज द नीड ऑफ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट्स पावर शेयरिंग एम्फसाइज द यूज ऑफ फोर्स टू इम्पोज अ मेजॉरिटी लूज विल। अब देखो फिर से भी गंदी बात कर दी उन्होंने। कह रहे हैं कि मेजॉरिटिज्म जो होता है वो मतलब शांति लाता है देश में, और बल्कि पावर शेयरिंग क्या करता है कि मतलब एक तरीके से कह सकते हो मतलब मेजॉरिटीज रूल विल को पास करता है फोर्स तरीके से। तो ये गलत हो गया। पावर शेयरिंग कभी भी लोगों को फोर्स नहीं करता, वो तो
मतलब अपने जो लोग देशवासियाँ हैं, अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग देशों के, अलग अलग भाषा के, उनको जोड़ता है एक साथ। लेकिन जो मेजोरिटिज्म होता है वो क्या करता है कि एक ही केवल एक लैंग्वेज या कम्युनिटी को पावरफुल करता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कंट्री में सिविल वॉर हो जाते हैं, श्रीलंका के जैसे, है ना। और वहीं बेल्जियम देशों में क्या होता है कि लोग पीसफुल तरीके से रह सकते हैं और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो आप अगले क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 करेंगे, 12, 14, 16, 17, 19, 20 करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू सून, बाय।